हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 498 ए के मिसयूज और उस पर आने वाले एक लैंडमार्क जजमेंट जिसमें बहुत ही बारीकी से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा और पति और उसके परिवार पर से पूरा का पूरा मुकदमा संगीन धाराएं होने के बावजूद खारिज कर दिया, आपके सामने मैं रखूंगा। और इस मामले में किस तरह से प्रोसीडिंग्स चली और क्या देखते हुए राहत दी गई, इसमें एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से पूरे मामले को लिया है। जब मामला वहां पे आया तो उन्होंने मामले को दो भागों में बांट दिया। बोला एक भाग जिसमें पत्नी ने माता पिता पर आरोप लगाए, दूसरा भाग जिसमें पत्नी ने पति पर आरोप लगाए, और फिर उसको एनालाइज किया। तो ऐसे जजमेंट बहुत ही काम के होते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी पति को राहत दी, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पति को राहत दी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस पे दी और बचे हुए सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये जजमेंट बहुत ही प्यारा है। 2019 में इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई थी। चार्जशीट जो इनिशियली फाइल हुई थी वो 498 है, 504, 506 आईपीसी और एक संगीन धारा SC ST एक्ट में, यानी SC ST एक्ट का भी उपयोग किया गया इसमें, वो भी उसके ऊपर लगा दी गई। इसके अलावा DP एक्ट भी उसके ऊपर लगा दिया गया। तो ये सारी चीजें चार्जशीट में थी और हस्बैंड के अलावा उसके पेरेंट्स का नाम भी इसमें था। अब हस्बैंड इस मामले को खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को एनालाइज करने के बाद ये बोला कि भाई 504 नहीं बनता, 506 नहीं बनता, SC ST एक्ट भी नहीं बनता, लेकिन 498A और DP एक्ट को हटाने से मना कर दिया। यानी केवल कुछ धाराओं की क्वेश्चन कर दी और कुछ धाराओं की क्वेश्चन नहीं करी। अब जो हस्बैंड पक्ष था वो आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया इसके लिए कि भैया तो पूरे की क्वेश्चन होनी चाहिए थी, आपने 498A अभी भी छोड़ दिया और DP एक्ट भी छोड़ दिया। तो जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया और आज के समय पे जो 498A का मिसयूज हो रहा है उस पर भी चिंता व्यक्त की और इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये पूरा मामला जो है इसे पहले दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग वो हो गया जहां पर पत्नी ने आरोप लगाए हैं माता पिता पर, और दूसरा भाग वो हो गया जहां आरोप लगाए हैं पति पर। तो अगर हम पहले वाले भाग की बात करें कि माता पिता पर जो आरोप लगाए, जस्ट अगर हम उन आरोपों को पढ़ें तो उन्हें पढ़ने से पता चलता है कि उनके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक आरोप है ही नहीं, सारे जनरल एलिगेशन है और जो कुछ उसने बताया उस संबंध में उसने कोई भी कंक्रीट चीज नहीं बताई है, कोई कंक्रीट एलिगेशन है ही नहीं। और ऐसे में माता पिता को उलझाना सही नहीं रहेगा और माता पिता के नाम एनालाइज करके क्वैश कर दिए गए। अब बात आती थी हस्बैंड की। अब यहां पे क्या हुआ, दोनों पक्षकारों के बीच में एक डाइवोर्स केस भी चल रहा था और उस डाइवोर्स केस में पति के पक्ष में जजमेंट आया था और काफी सारी बातें फैमिली कोर्ट ने लिखी थी। फैमिली कोर्ट ने यह भी लिखा था कि पत्नी जो है उसने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो साबित नहीं हो पाए हैं। इस जजमेंट की कॉपी भी ऊपर लगी थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के इस जजमेंट को भी बहुत गंभीरता से लिया। अब सबसे पहले तो यह देखा कि पत्नी ने पति पर आरोप क्या लगाए हैं। अब जो आरोप थे वो भी कोई विशेष प्रकृति के नहीं थे और सबसे बड़ी बात थी कि प्राइमा फेसी ऐसी कोई भी चीज नहीं दी गई थी जिससे पता चलता हो कि जो ऑफेंस है 498A का और DP एक्ट का वो कमिट हुए हैं। साथ ही कोर्ट का यह भी मानना था कि जब डाइवोर्स केस में एलिगेशन वो प्रूव ही नहीं हुए और कोर्ट साफ कह रही है कि अपने एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाई, अब सेम सेट ऑफ एलिगेशंस पर एक क्रिमिनल केस चलाना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। तो ये काफी सारे फैक्टर्स सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर लिए और दोस्तों ये बहुत ही विस्तृत जजमेंट दिया गया है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके मल्टीपल केसेस चलते हैं। एक केस में कोई वर्डिक्ट आ गई, अब उस वर्डिक्ट को दूसरे केस में यूज करना चाहते हैं, या हस्बैंड के फेवर में कहीं से भी कुछ भी आ गया लेकिन बाकी के केस फिर भी चल रहे होते हैं, या फिर क्वैशिंग वाला आपका मामला होता है, आपको लगता है कि क्या FIR इसमें कुछ है ही नहीं और जो थोड़ा बहुत है वो प्राइमा फेसी फॉल्स है। ऐसे मामलों में आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे जजमेंट बहुत काम के होते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब चार्जशीट आ जाती है, चार्जशीट आने के तुरंत बाद ही आप क्वैशिंग में चले जाएं। आप वेट ना करते रहें कि चार्जेस फ्रेम हो गए, और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा चार्जेस भी फ्रेम हो गए, उसके बाद एविडेंस भी स्टार्ट हो गए, उसके बाद बंदा क्वैशिंग में जा रहा है। तो वहां पर जनरली हाईकोर्ट मना कर देती है उसको एंटरटेन करने से कि भाई अब तो नीचे की कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टार्ट हो चुके हैं, गवाहियां हो चुकी हैं, अब आप आ रहे हो यहाँ पे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या लेके चलना है कि जब चार्जशीट आती है उसके बाद कोर्ट सबसे पहले कॉग्निजेंस ऑर्डर पास करती है। वो कॉग्निजेंस ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अंदर आप क्वैशिंग फाइल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कॉग्निजेंस ऑर्डर के बाद जब आप बेल लेंगे उसके बाद चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे और फाइल तुरंत प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे आ जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में ही क्वैशिंग में चले जाना है। जैसे ही चार्जशीट आई अगली ही डेट पे कोर्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर कर देती है। वो कॉग्निजेंस ऑर्डर की कॉपी लो, चार्जशीट की कॉपी लो और फिर आप क्वैशिंग में चले जाओ। तो अगर मामला क्वैशिंग वाला है तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए कि बजाय आप नीचे 10 साल 8 साल ट्रायल चलाएं। होता है या नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि
क्या होता है ऊपर जाकर के वो तभी पता चलेगा मौके पे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हो, पढ़ सकते हो और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।